हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। देखिए, अपन ने जो लास्ट क्लास में टॉपिक किया था वो था नॉरेंस इक्वेशन। और मैंने कहा था कि कोई समस्या हो तो डाउट बॉक्स में पूछना। और एक एक डाउट आया हुआ है कम से कम 15-20 बच्चों का कि सर नॉरेंस इक्वेशन समझ में नहीं आई, दोबारा करवाओ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉरेंस इक्वेशन। ठीक है ना, नॉरेंस इक्वेशन। पहले तो नाम के बारे में बता देता हूँ कि नाम हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो अपने हिसाब से जैसा भी नाम था वैसा लिख लेना। मैं अंग्रेजी में लिखूंगा क्योंकि हिंदी में मेरे को लिखना नहीं आता। नॉरेंस इक्वेशन या नॉर्स्टेंट इक्वेशन जो भी है, नॉरेंस इक्वेशन। देखो जी, बात करते हैं कि नॉरेंस इक्वेशन क्या करती है, क्या काम करती है, नॉरेंस इक्वेशन की क्या जरूरत होती है। तो नॉरेंस इक्वेशन की जो जरूरत होती है वो क्या होती है, अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में। जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है ना अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में, ऐसे नॉरेंस इक्वेशन का भी क्या काम होता है, अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में। ठीक है ना, ये क्या करती है, ये क्या करती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करती है। तो कल जो करवाया था उसी को थोड़ा सा लेते हुए दोबारा शुरू कर रहा हूँ नॉरेंस इक्वेशन को, कि हम नॉरेंस इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे निकालते हैं। देखो, एक संबंध है जो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपने सिलेबस में नॉरेंस इक्वेशन की व्युत्पत्ति नहीं है कि नॉरेंस इक्वेशन कहाँ से आई है। अपने सिलेबस में ये है कि नॉरेंस इक्वेशन को कैसे काम में लिया जाता है। तो देखो जी, कोई भी इलेक्ट्रोड हम लेंगे, आज मैं दो काम एक साथ करूंगा, एक सिंपल एग्जांपल और एक वास्तविक एग्जांपल साथ साथ चलेंगे। ठीक है ना, हम कोई भी इलेक्ट्रोड लेते हैं, माना, कल वाली क्लास में समझा रहा हूं, माना किसी इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना, क्या अभिक्रिया हो रही है, एक धातु आयन है जो इलेक्ट्रॉन लेके ठोस धातु में चेंज हो रहा है, ये अपन ने माननी है। और वास्तविक एग्जांपल जो इसका लेते हैं वो साथ साथ लेते हैं कि माना कि कॉपर आयन है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर का निर्माण कर रहा है। इन दोनों के लिए एक साथ अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नॉरेंस इक्वेशन क्या है। ठीक है ना, तो देखो इसके लिए नॉरेंस के अनुसार नॉरेंस क्या कहता है वो देखिए, ये तुम्हारे नॉरेंस के अनुसार इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है ई एम एन प्लस एम, ये हमें ज्ञात करना है, वो होगा ई नोड एम एन प्लस एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकार की सांद्रता। अब देखो जी, अगर तुम लोगों को ये दिक्कत है कि ये चीज कहां से आई है, तो ये दिक्कत हमेशा रहेगी, क्योंकि ये चीज कहीं से भी आई हो ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये हमें याद करना है। ये एक सूत्र दिया है नॉरेंस ने कि तुम्हें किसी का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो तो इस सूत्र की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से ज्ञात करो। नॉरेंस के अनुसार किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव में से ये संख्या घटा देंगे तो प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हमेशा फिक्स होता है माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन उत्पाद की सांद्रता और क्रियाकारक की सांद्रता। ऐसा कुछ आपने साम्य अवस्थाओं में पढ़ा होगा, उत्पाद ये वाला है, क्रियाकारक ये वाला है। ठीक है ना, तो यदि मैं इस रिएक्शन में ये अप्लाई करता हूं तो देखिए क्या प्राप्त होती है, इक्वल टू यहां तो आएगा ई नोड एम एन प्लस एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, उत्पाद की सांद्रता में तो आ जाएगा ठोस धातु अपॉन एम एन प्लस एक्वस। ठीक है ना, और ठोस धातु के लिए हमने पहले ही बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ एम एस इक्वल टू 1 होती है। तो क्या होगा, इसी इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, ई एम एन प्लस एम यानी इलेक्ट्रोड विभव
बराबर हो गया मानक इलेक्ट्रॉन विभव माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Mn प्लस एक्वास। वैसे तो नरेश समीकरण यही होती है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, लेकिन हमने इसका थोड़ा सा आसान रूप इसलिए ले लिया था कि हमने आसान रूप में क्या कर दिया था, RT और F की वैल्यू पुट कर दी थी और ln को चेंज कर दिया था। देखो हमें पता है ln बराबर होता है 2.303 log, तो ln की जगह ये लिख दो। R जो था वो था 8.314 जूल मोल इनवर्स में केल्विन इनवर्स, और F जो था वो था 96,487 या 96,500 कूलाम प्रति मोल। अब इन सब की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ, R की वैल्यू पुट कर देता हूँ, T की वैल्यू पुट कर देता हूँ, T हमने लिया था 298 केल्विन, F की वैल्यू पुट कर देता हूँ और ln में 2.303 लोग, यह मैं क्या पुट कर देता हूँ 2.303 लोग। तो इन सबको सोल्व करने के बाद वो वैल्यू आई थी और वो फॉर्मूला क्या मिला था अपना, वो ये मिला था कि E Mn प्लस M इक्वल टू E नोड Mn प्लस M माइनस 0.059 बटा n लोग 1 बटा Mn प्लस एक्वस। इतना ही तो काम कराया था। इन सबको गुणा भाग कर लेना, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, R में ये पुट कर लेना, T में 298 पुट कर लेना, तो इसको इसको और इसको गुणा करके 96,500 का भाग दे देना, 0.05 में आएगा। क्लियर है? यही तो थी, और इसी सूत्र की सहायता से अपन न्यूमेरिकल निकालते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो अपन ने Mn मानते हुए किया था, अब अपन कॉपर को ले लेते हैं कि कॉपर के लिए क्या आएगा। तो देखो जी, अकॉर्डिंग टू नर्स यहाँ क्या होगा, क्या होगा E Cu प्लस टू कन्वर्ट इंटू Cu इक्वल टू क्या होगा E नोड Cu प्लस टू कन्वर्ट इंटू Cu, सेम का सेम ये रख रहे हैं, Mn की जगह Cu आ गया, माइनस RT NF ln कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस टू एक्वस। ये सॉलिड था, और वही बात सॉलिड जो होता है उसको अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो इक्वेशन चेंज होगी, E Cu प्लस टू Cu इक्वल टू E नोड Cu प्लस टू Cu माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu प्लस टू एक्वस। सारी वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा, E Cu प्लस टू Cu इक्वल टू E नोड Cu प्लस टू Cu माइनस 0.059 बटा n लोग 1 बटा Cu प्लस टू एक्वस। यही तो सूत्र आ गया, सेम ही तो आ रहा है। यही तो करना है नरेस्ट इक्वेशन में कि कहीं हमें इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो और उस इलेक्ट्रोड के लिए विद्युत अपघटन की सांद्रता दी हुई हो, क्या दी हुई हो, सांद्रता दी हुई हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? यही तो करना था, उतारने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये काम कल डिटेल में करवाया था, आज मैंने सिर्फ दोबारा बताया है, और मैंने कहा था कि आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तो इसीलिए बता रहा हूं कि हमें सांद्रता दे रखी हो, उस सांद्रता को यहाँ पुट करना है। अब एक और बता देता हूँ कि अब कॉपर के केस में हमें पता है कि n की जगह 2 आ गया, तो आप n हटा के यहाँ 2 लिख दो, ये सोल्व हो जाएगा। n हटा के अपन ने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, n की वैल्यू भी आ गई। अब करना क्या है, ये हमेशा दिया होता है, ये परसेंट में मिलेगा, तो इसको यहाँ पुट करके ये निकाल सकते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो है क्या नरेस्ट इक्वेशन, नरेस्ट इक्वेशन किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने का एक तरीका है, एक सूत्र है, जिसमें हम अज्ञात इलेक्ट्रोड के विद्युत अपघटन की सांद्रता पुट करके अज्ञात इलेक्ट्रोड के विद्युत अपघटन की सांद्रता और उसकी समीकरण को लिख के क्या कर सकते हैं, उस अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोशिश करता हूँ कोई एग्जाम्पल मिला तो करवाता हूँ, ठीक है ना, इसको देख लो, मैं देखता हूँ कोई एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
एग्जाम्पल शायद ही मेरे को इसका। नहीं दिया, पहले एनसीईआरटी में खूब सारे थे इसके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है ना, वो इसी से रिलेटेड है, अभी लिख देता हूं फिर देखना। ये जो अपन ने नरस इक्वेशन लगाएंगे ना, इसी से रिलेटेड है, ये कॉपर का इक्वेशन है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिर इसको सोल्व करते हैं। ये क्या कहता है कि देखिए, यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसने दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है देखो, यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नोड Cu प्लस टू कन्वर्ट इनटू Cu इक्वल टू है 0.34 वोल्ट। ये तो हो गया कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ये है। तो 0.1 m कॉपर आयन युक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव या ईएमएफ ज्ञात कीजिए। और साथ में लिखा हुआ है log 10 बराबर 1, ठीक है ना, log 10 बराबर 1। ये इसने एक हिंट दे रखी है, मैथ के बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए काम आएगा, ठीक है ना। तो देखो जी, इसने क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया कि एक कॉपर इलेक्ट्रोड है जिसमें कॉपर आयन की सांद्रता क्या है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, और हमें इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। देखो जी, कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, और ये वाली चीज जो है ना ये दी हुई है, तो सोल्व करना है, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो तुम कर पाते हो, नहीं कर पाते, फॉर्मूला ये वाला लिखना लास्ट वाला, क्योंकि जब कॉपर इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए समीकरण हमेशा ये आएगी, कॉपर इलेक्ट्रोड के समीकरण ये आएगी, ये वाला सूत्र लिखना है। सूत्र क्या हो गया, ई Cu प्लस टू कन्वर्ट इंटू Cu इक्वल टू ई नोड Cu प्लस टू कन्वर्ट इंटू Cu माइनस 0.059 बटा 2 लोग 1 बटा Cu प्लस टू एक्स। अब इसमें क्या क्या चीज लिखी है वो बता देता हूँ। इसमें ये वाली वैल्यू पुट की हुई है, इसका मान है 0.34 वोल्ट, और इसका मान है 0.1 मोल लीटर इनवर्स, और कुछ नहीं दिया हुआ। इसको सोल्व करने की कोशिश करें, क्या आएगा, सॉरी, ई Cu प्लस टू Cu इक्वल टू 0.34 वोल्ट माइनस 0.09, ये भी वोल्ट होता है, बटा 2 लोग 1 बटा 0.1। जो मोल लीटर इनवर्स था ना, उसमें अपन ने क्या लिख दिया, 1 बटा 0.1। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है, 1 बटा 0.1, ये तुम्हारे पास है, इसमें 2 का भाग दे दो, और ये मैथ वाले बच्चे तो कर सकते हैं, बायो वाले देख लो क्या होता है। लोग में जो चीजें आती हैं उनका सॉल्यूशन करना है। इसने देखा है log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। देखो जी, ये ध्यान रखना, हमें इस चीज को सोल्व करना है, 1 बटा 0.1, 1 बटा 0.1, ठीक है ना। अब देखो जी, इसको मैं अगर थोड़ा सा सॉल्यूशन अलग से करूं, 1 बटा 0.1, या मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1 बटा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ये एक ही चीज है ना,
0.1 को मैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1 भी लिख सकता हूँ ना, और ये 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाके 10 की पावर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भी? यदि मैं 10 की पावर माइनस 1 को ऊपर भेजता हूँ तो ये 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 की पावर प्लस की 1 हो जाती है ऊपर जाके। तो मिलेगा क्या? इसका सोल्यूशन ये मिलेगा कि 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 बटा 2 वोल्ट लोग, और ऊपर जाके हो गया लोग 10, और लोग 10 का मान क्या होता है? 1। तो क्या मिल गया? 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 बटा 2, इसका मान तो 1 ही है। अब 0.59 में 2 का भाग दे देना, जो भी आता है वो 0.34 से घटा देना, ठीक है ना? गुणा भाग आपको करना आता ही होगा। 0.059 में 2 का भाग देना है, जो मान आएगा वो 0.34 से घटाना है, इसके अंदर तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में डाउट में तुम मेरे को उत्तर जरूर बताओगे। 0.059 बटा 2 इसको सोल्व करोगे तो लगभग जो भी मान आता है वो इसमें से घटा देना, ठीक है ना? तुम्हारा लगभग 0.30 या 0.31 के आसपास उत्तर आएगा। अपना जो भी है वो मेरे को सोल्व करके भेजोगे फोटो खींच के इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना? ये क्वेश्चन उतार लो, यहाँ तक मैंने सोल्व कर रखा है, आगे तुम्हें सिर्फ इतना उतारना है और इसको लिख के और भेजोगे कि हाँ जी हमने ये कर लिया। ये तुम्हारा होमवर्क आंसर, ठीक है ना? तो ये है एक न्यूमेरिकल, वो उससे था। तो ऐसे ही ये तो कॉपर का एग्जांपल लिया था, कॉपर ही आ गया, जिंक का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। हम किसी के लिए भी क्या बना सकते हैं? नरस समीकरण बना सकते हैं। नरस समीकरण में 3 ही चीजें आएगी। नरस समीकरण में उसके इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में बताना होता है, जो हमें ज्ञात करना है। उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है जो दिया होता है, और उसकी सांद्रता होती है जो इधर क्या होती है 1 में नीचे आती है सांद्रता, जो एक्वा साइन की होती है। ठोस वाले को छोड़ देंगे क्योंकि उसकी सांद्रता 1 होती है। इसके अलावा अगर आप समीकरण बनाते हो तो समीकरण से n का मान आ जाता है। समीकरण से किसका मान आ जाता है? n का मान। तो n का मान वो पुट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया हुआ होता है। और रही बात सांद्रता की, वो पुट आपको करनी पड़ेगी क्योंकि वो दी हुई होगी, सांद्रता नहीं दी हुई तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये हो गया एक न्यूमेरिकल है बुक में। कल कोशिश करूंगा, या कल नहीं तो आज की क्लास में शाम तक मैं असाइनमेंट डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? इसकी कुछ न्यूमेरिकल डालूंगा बना के, जो तुम्हें सोल्व करने हैं और बताने हैं। असाइनमेंट चेक कर लेना शाम तक या कल सुबह तक, तुम्हारे पास इसकी न्यूमेरिकल्स आएंगे मैथ सेक्शन और बायो सेक्शन में, ठीक है ना? तो ये होगी तुम्हारी नरस समीकरण। हमने नरस समीकरण लागू कर दी, किसके ऊपर लागू कर दी? इलेक्ट्रॉन विभव के लिए। अब ये क्या कहता है कि देखो जी, नरस क्या कहता है कि आप नरस समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रॉन विभव भी ज्ञात कर सकते हो। अब किसी सेल में कितने इलेक्ट्रोड है? 2 है। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रॉन विभव आ गया तो हम सेल विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। तो नरस कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन विभव के साथ साथ सेल विभव भी ज्ञात कर सकते हो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नरस समीकरण से सेल विभव ज्ञात करना। नरस समीकरण से सेल विभव, ई सेल का परिकलन। ये सिर्फ हम करके देखेंगे, बड़ा सा टॉपिक है, ठीक है ना? क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो लास्ट के फॉर्मूले से ही आएगा, तो अपन इसको करके देखेंगे। नरस समीकरण से सेल विभव का परिकलन, नरस समीकरण से सेल विभव का परिकलन, ठीक है ना? देखो जी, सेल विभव का परिकलन करने के लिए कोई ना कोई एग्जांपल लेना पड़ता है, और हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं डेनियल सेल। तुम जो चाहे वो ले लेना। डेनियल सेल क्या हो गया? डेनियल सेल। हमें पता है डेनियल सेल जो होता है वो कॉपर जिंक सेल का युग्म होता है, और डेनियल सेल के लिए जो सूत्र था वो था ई डेनियल इक्वल टू होता है ई आर माइनस ई एल। ये सूत्र आपका पढ़ा हुआ है, मेरा भी पढ़ा हुआ है, हमने बात की थी। और यहाँ ई आर और ई एल में क्या होता है? तो ई डेनियल इक्वल टू आर जो होता है वो होता है ई सी यू प्लस टू कन्वर्ट इंटू सी यू माइनस ई जेड एन प्लस टू कन्वर्ट इंटू जेड एन। ये लो, यही अपन ज्ञात करते हैं। तो हमें इसका परिकलन करना है। देखो जी, इलेक्ट आपकी नरस समीकरण इसका परिकलन कर सकती है ना, और इसका भी परिकलन कर सकती है। तो इन दोनों को यहाँ पुट करके ये निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? तो देखो जी, यहाँ से शुरू करते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर देता हूँ 1,
ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। देखो जी, सबसे पहले कॉपर इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट में करेंगे। कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए नरस्त समीकरण, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए नरस्त समीकरण। अगर आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर इलेक्ट्रोड पे हमेशा क्या विक्रिया होती है, Cu प्लस 2 एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu सॉलिड। ये हो गया। अब देखो नरस्त के अनुसार, नरस्त के अनुसार इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ECu प्लस 2 कन्वर्ट इनटू Cu इक्वल टू E नोड Cu प्लस 2 कन्वर्ट इनटू Cu माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu प्लस 2 एक्वस। मैंने ये वाला एक स्टेप खत्म कर दिया, ठीक है ना। और इसके बाद एक लाइन और जोड़ रहा हूं, एट 298 केल्विन, और मैं सारी वैल्यू एक साथ पुट कर दूंगा, ठीक है ना। 298 केल्विन क्या होगा, E Cu प्लस 2 कन्वर्ट इनटू Cu इक्वल टू E नोड Cu प्लस 2 कन्वर्ट इनटू Cu माइनस 0.059 बटा 2 लोग 1 बटा Cu प्लस 2 एक्वस। हो गया नहीं हो गया, ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमने कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, इसमें जो कॉपर इलेक्ट्रोड था उसके लिए सारा काम कर लिए। अब अपन बात करते हैं किसके लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। Zn इलेक्ट्रोड के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए देखो जी, जिंक इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, देखिए जिंक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन क्या होती है, चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, हमें अपचयन ही मानना है। 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Zn सॉलिड अकॉर्डिंग टू नरस्त क्या होगा, E Zn प्लस 2 कन्वर्ट इनटू Zn इक्वल टू E नोड Zn प्लस 2 कन्वर्ट इनटू Zn माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Zn प्लस 2 एक्वस। हो गया। अब इसको और सोल्व करते हैं। हमने क्या लगा दिया, 298 केल्विन और सारी वैल्यू पुट कर दी, तो क्या मिला, E Zn प्लस 2 कन्वर्ट इनटू Zn इक्वल टू E नोड Zn प्लस 2 कन्वर्ट इनटू Zn माइनस 0.059 बटा 2 लोग 1 बटा Zn प्लस 2 एक्वस। इसे दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखो जी, इक्वेशन नंबर 2 में अपने पास क्या है, ECu प्लस 2 Cu की वैल्यू जो यहाँ पुट कर देंगे और E Zn प्लस 2 Zn की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, तो इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू जो है वो 1 में पुट करने पर डेनियल की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो जी, इक्वेशन 2 से व 3 से 1 में वैल्यू पुट करने पर क्या मिलती है इक्वेशन, वो देखो जी, इक्वेशन मिलेगी ये वाली, E डेनियल इक्वल टू आ गया, पहले ये वैल्यू पुट करो, E नोड Cu प्लस 2 Cu माइनस 0.059 बटा 2 लोग 1 बटा Cu प्लस 2 एक्वस माइनस में ये वाले पुट कर दो, E नोड Zn प्लस 2 Zn प्लस में 0.059 बटा 2 लोग 1 बटा Zn प्लस 2 एक्वस। देखो हमने माइनस में ये वैल्यू पुट की है, तो इसको माइनस में क्या दिया, माइनस का साइन हो गया, ये माइनस होना माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब इसमें ये वैल्यू ई नोड की, ये वैल्यू ई नोड की, दोनों को एक साथ ले आओ, दोनों को एक तरफ ले आओ, एक तरफ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, देखो ई डेनियल इक्वल टू ई नोड Cu प्लस 2 कन्वर्ट इनटू Cu और माइनस में ये आ गई ई नोड
Zn प्लस टू कन्वर्ट इनटू Zn, माइनस में 0.5 लोग बटा 2 लोग 1 बटा Cu प्लस टू एक्वस और प्लस में 0.059 बटा 2 लोग 1 बटा Zn प्लस टू एक्वस। अब इस दोनों की जगह अगर ये सिंपल थे तो ई डेनियल था और नोड लग गया तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ई नोड डेनियल रख सकता हूँ। तो क्या मिलेगा देखो, ई डेनियल इक्वल टू ई नोड डेनियल माइनस में 0.059 बटा 2 लोग 1 बटा Cu प्लस टू एक्वस और प्लस में 0.059 बटा 2 लोग 1 बटा Zn प्लस टू एक्वस। इतना आ गया ना। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखना एक बार आ रहा हूं। हेलो हेलो, हाँ ठीक है, हाँ बेटा। तो अपने क्या कर लिया, इस चीज ने क्या कर दिया, इनोडेनियल। ये तो डेनियल था, यहाँ क्या आ गया इनोडेनियल। अब ये वैल्यू बच गई। अब यहाँ भी क्या है 0.059 बटा 2 लोग 0.059 बटा 2, तो हम 0.059 बटा 2 जो है ना इसको कॉमन ले लेते हैं और माइनस का 0.059 बटा 2 कॉमन लेते हैं। देखो क्या इक्वेशन मिलेगी, यहाँ लिखो ठीक है ना, ई डेनियल इक्वल टू ई नोड डेनियल माइनस में 0.059 बटा 2, ये मैंने कॉमन लिया है। इतना कॉमन लिया है तो इधर तो बच गया लोग 1 बटा Cu प्लस टू एक्वस, माइनस का कॉमन ले लिया तो ये प्लस का बच गया है, और यहाँ माइनस का कॉमन लिया तो ये बच गया माइनस का लोग 1 बटा Cu प्लस टू एक्वस और लोग 1 बटा Zn प्लस टू एक्वस। ये तो बच गया प्लस का, ये बच गया माइनस का। तो क्या हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का। अब लोग एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो प्लस वाली वैल्यू ऊपर आती है, माइनस वाली क्या आती है नीचे में आती है। तो क्या आ गया लोग। अब ये तो आ गया 1 अपॉन Cu प्लस टू एक्वस अपॉन 1 अपॉन Zn प्लस टू एक्वस। और जब इसको सोल्व किया जाता है तो अपने पास आता है ये वाली इक्वेशन, यहां लिख रहा हूं मैं, ई डेनियल इक्वल टू इनोडेनियल माइनस 0.059 बटा 2 लोग, ये ऊपर चला गया Zn प्लस टू एक्वस और Cu प्लस टू एक्वस। ये फॉर्मूला आ गया। तो हम डेनियल सेल के लिए भी या कोई भी सेल के लिए भी पुट कर सकते हैं, और जब सेल के लिए पुट करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड की जगह मानक सेल भी वो आ जाएगा, और यहाँ दोनों इलेक्ट्रोडों का क्या आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रोडों की सांद्रता आ जाएगी। अब इसमें देखना, ये डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव है और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब देखो यदि मैं Zn प्लस टू इसकी सांद्रता बढ़ाता हूं, अगर Zn प्लस टू की सांद्रता बढ़ेगी तो ध्यान रखना ऊपर की चीज की सांद्रता बढ़ती है ना तो सारा मान बढ़ जाएगा, और ये मान जितना ज्यादा बढ़ेगा डेनियल इलेक्ट्रोड में से उतना घटता जाएगा नहीं जाएगा। तो यदि ये सारा मान बढ़ गया तो ई डेनियल हमेशा कम होगा। तो जैसे जैसे आपने जिंक आयन की सांद्रता बढ़ाई वैसे वैसे डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड सेल विभव घटता गया। और अगर आप कॉपर आयन की सांद्रता बढ़ाते हो, इसको बढ़ाते हो कि घटता जाएगा, क्योंकि ये बटा में वैल्यू है 1 है, ये बढ़ने पर हमेशा वैल्यू घटती है। तो ये जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ये घटता जाएगा, डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव सॉरी सेल विभव बढ़ता जाएगा। तो इसमें से ये पता चलता है कि डेनियल सेल का जो सेल विभव है वो जिंक आयन की सांद्रता बढ़ाने पर तो घटेगा और कॉपर आयन की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ेगा। या उल्टा कर सकते हैं यहाँ पे कि यदि एनोड आयन है उसकी सांद्रता बढ़ती है, एनोड के विद्युत अपघटन की सांद्रता बढ़ती है, तब तो इलेक्ट्रोड विभव घटता है या सेल विभव घटता है, और कैथोड की सांद्रता बढ़ती है तब
बढ़ता है। बस ये उतार लो, इसके बाद थोड़ा सा लिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा, उतार लीजिए। दोबारा देख लो, हमने डेनियल सेल लिया, डेनियल सेल के लिए सेल विभव क्या होता है, ER माइनस EL, या कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव माइनस में जिंक का इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरम समीकरण लागू कर दी, ये कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव के नरम समीकरण आ गई। फिर हमने जिंक के इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरम समीकरण लागू कर दी, ये जिंक के इलेक्ट्रोड की आ गई नरम समीकरण। अब हमने इन दोनों समीकरणों को इसमें पुट कर दिया, तो ये पूरी सेल के लिए आ गई और सेल को हमने निकाल लिया। क्लियर है? आज की क्लास में अभी आपको कम से कम 5-10 मिनट लग जाए इसको उतारने में, इसको उतारना है, ठीक है ना? उतार लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ। ये पूरा उतार लेना, वीडियो को मैं भी रोक रहा हूँ, आप पूरा उतार के, और पीछे जो मैंने वो क्वेश्चन दिया था न्यूमेरिकल, वो सारे मेरे को डाउट में भेजेंगे, चेक करूंगा, कौन नहीं भेज रहा उससे फोन पे बात करूंगा, ठीक है ना? और ये सारा देख लेना, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। हाँ, एक दो बच्चों ने डाउट पूछ रखे हैं, एक तो वो पूछ रखा है कि जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट मोल्टन स्टेट में ले ले तो क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? वो फर्जी सी क्वेश्चन है, ठीक है ना? ऐसे मत पूछा करो, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ओके बाय।